हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत। माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आइए आपको शर्मा अंकल के घर छोड़ देता हूँ। शौर्य अपने कमरे से बाहर निकलते हुए अपनी माँ रेवती को आवाज़ लगाता है। रेवती तैयार होकर बाहर शौर्य के पास आती है। शौर्य, अगर तुम और दिया भी मेरे साथ चलते तो उन्हें अच्छा लगता। आखिर तुम्हारी शादी में उन्होंने कितनी मदद की थी हमारी। रेवती थोड़ा उदास होकर बोलती है। शौर्य उनके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात थी माँ, पहले बोल देती तो मैं ऑफिस कैंसिल कर देता। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ शादी में चल रहा हूँ, अब तो खुश हो जाइए। शौर्य की बात सुनकर रेवती के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह शौर्य को गले लगाकर कहा, थैंक यू बेटा, मुझे लगा पता नहीं तुम आओगे या नहीं, इसलिए नहीं कहा। शौर्य कहा, आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है माँ, इसलिए आप खुलकर मुझे बता सकती हैं। रेवती मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। शौर्य तैयार होने अपने कमरे में चला जाता है। अंदर शौर्य की पत्नी दिया फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, लेकिन आपने पिछले हफ्ते तो बताया था कि उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर अब? सामने से डॉक्टर की आवाज़ आती है। देखिए मैडम, हम आपको वही बता रहे हैं जो सच है, आप अभी हॉस्पिटल आकर चेक कर सकती हैं। दिया बोली, ओके, मैं कुछ देर में पहुंच रही हूं। कहाँ जा रही हो दिया? कमरे में आते ही शौर्य ने दिया से पूछा। दिया शौर्य को देखकर और परेशान हो जाती है। शौर्य उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो और कहाँ जा रही हो? दिया बोली, शौर्य, डॉक्टर ने हॉस्पिटल बुलाया है, वो माँ की रिपोर्ट के लिए। शौर्य बोला, पर रिपोर्ट तो नॉर्मल थी ना? दिया शौर्य के कंधे पर हाथ रख कर कहा, डोंट वरी शौर्य, बस एक बार देख लेते हैं ना। तुम ऑफिस जाओ, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, माँ के साथ शर्मा अंकल के बेटे की शादी में जा रहा हूँ, शौर्य ने जवाब दिया। दिया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, माँ को अच्छा लगेगा, तुम जाओ उनके साथ और उन्हें कुछ मत बताना। शौर्य बोला, पर वो चाहती है कि तुम भी साथ चलो। दिया बोली, फिर हॉस्पिटल? तुम उन्हें बोल देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी हॉस्पिटल जाना जरूरी है। शौर्य को भी दिया की बात ठीक लगती है, तो वह अकेले तैयार होकर रेवती के पास पहुंचता है। शौर्य को अकेला देख रेवती की चेहरे की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो जाती है। दिया नहीं आ रही? उन्होंने शौर्य से पूछा। नहीं माँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम दोनों चलते हैं ना? शौर्य उनके पास आकर बोला। मुझे पहले से ही पता था वह मेरे साथ कभी नहीं जाएगी। इतना कहकर रेवती बाहर निकल जाती है। शौर्य उनके पीछे पीछे आते हुए बोला, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वह शौर्य बोले जा रहा था, लेकिन रेवती उसे नज़रअंदाज करके कार में बैठ गई। शौर्य को भी आगे कुछ बोलना ठीक नहीं लगा, तो वह भी चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। पूरे हफ्ते कार में खामोशी थी। शौर्य कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रेवती उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती थी। कुछ देर में दोनों शादी में पहुंचते हैं। इधर दिया डॉक्टर के केबिन में बैठी थी। डॉक्टर दिया के हाथ में कुछ फाइल्स थमाते हुए बोले, यह रेवती जी की रिपोर्ट है। पिछले हफ्ते की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन इस बार नॉर्मल नहीं है। उनका सिर दर्द बढ़ता जा रहा है। जो दवाइयाँ वह ले रही हैं उन्हें रेगुलर रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। दिया डॉक्टर के बताए अनुसार कुछ और दवाइयाँ खरीदती है और घर आ जाती है। इधर शादी में रेवती कुछ औरतों के साथ खड़ी थी। उनमें से एक औरत ने कहा, रेवती जी, आपकी बहू नहीं आई? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, रेवती ने मुस्कुराते हुए कहा। यह आजकल की बहुएं भी ना सब एक जैसी ही होती हैं। हम उन्हें प्यार से अपने साथ लाना चाहते हैं और वह हमारे साथ ना आने के बहाने बनाती रहती है, उनमें से एक औरत ने कहा। रेवती के घावों को और गहरा करने के लिए यह बात काफ़ी थी। वह बिना कुछ कहे वहाँ से आ गई। शौर्य शादी खत्म होते ही अपनी माँ के साथ घर पहुँच गया था। दिया ने शौर्य को रिपोर्ट के बारे में बता दिया था और उसने भी दिया से जोर देकर कहा था कि वह उसकी माँ का ख्याल रखे। दिया भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती।
रेवती को खुश रखने की और उनकी बीमारी को दूर करने की, लेकिन आसपास की औरतें रेवती को दिया की कमियां गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसलिए दिया और रेवती के रिश्ते में गलतफहमी के अलावा और कोई खास रिश्ता नहीं बन पाया। शौर्य के पिता बचपन में ही खत्म हो गए थे। दादा दादी गांव में दूसरे चाचा के साथ रहते थे। शौर्य अपनी माँ के साथ शहर में रहता था जहां उसकी पोस्टिंग थी। 2 साल पहले रेवती ने ही दिया को शौर्य के लिए पसंद किया था। शौर्य ने भी बिना कुछ कहे अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। दिया अच्छी लड़की थी। उसने अपना करियर, अपने ड्रीम सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि रेवती की हालत दिन दिन खराब होती जा रही थी और उसने इस बारे में कभी शौर्य से शिकायत भी नहीं की। लेकिन दिया की कुर्बानियाँ और प्यार भी रेवती और दिया के सास बहू के बीच की दूरियों को ख़त्म नहीं कर पाया। माँ, मुझे कुछ सामान लेने बाहर जाना है। आपकी दवाइयाँ मैंने रख दी है, आप टाइम से ले लेना, दिया ने रेवती के पास आकर कहा, जो अपने रूम में अकेली बैठी थी। रेवती ने बदले में दिया से कुछ नहीं कहा तो रिया उनके पास आकर बैठ गई। दिया ने उनकी तरफ देखकर धीरे से कहा, माँ, आप तो है ना, तुम्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है दिया, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। रेवती ने थोड़े गुस्से में कहा। माँ, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैं बस पूछ रही हूँ, दिया ने तल्लीनता से जवाब दिया। तुम जाओ यहाँ से, सामान लाना था ना, रेवती ने कहा और उठकर वहाँ से जाने लगी। माँ, अगर आपको मेरा बाहर जाना अच्छा नहीं लगता तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, पर आप इस तरह बिहेव करना बंद कीजिए। क्यों आपको मेरी हर बात बुरी लगती है? दिया ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। रेवती उसकी तरफ देखकर बोली, तुम्हारी हर बात बुरी लगती, लेकिन तुम्हारा ये झूठा दिखावा बुरा लगता है। दूसरों के सामने अच्छा बनने का नाटक बुरा लगता है। सबके सामने मेरा ख्याल रखने का नाटक करती हो और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तुम मेरे पास नहीं होती, तो क्या समझूँ इसे? तुम्हारा मेरा फिक्र करना या तुम्हारा झूठा नाटक? रेवती की बातें सुनकर दिया की आंखों में आंसू थे, क्योंकि भले ही रेवती उनसे नाराज़ रहती हो, लेकिन आज से पहले उन्होंने दिया से ऐसा कभी नहीं कहा था। दिया बिना कुछ बोले वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। शाम को शौर्य ऑफिस से घर आता है। दिया ने उसके आने से पहले ही खाना लगा दिया था और खुद कमरे में चली गई थी। शौर्य को कुछ अजीब लगा तो वह अपनी माँ के रूम में चला गया। रेवती भी उदास अपने कमरे में बैठी थी। शौर्य उनके पास बैठकर बोला, क्या हुआ माँ? वो दिया ने भी खाना नहीं खाया और आप भी नहीं आए बाहर, सब ठीक है ना? अपनी पत्नी से पूछ लो, वह सब बता देगी, रेवती ने कहा। शौर्य अब परेशान होकर बोला, क्या बात है माँ, दिया ने आपसे कुछ कहा? रेवती आंखों में आंसू लिए बोली, मेरी बीमारी के कारण तुम दोनों परेशान हो रहे हो ना, मुझे अकेला छोड़ दो और तुम दोनों अपनी ज़िंदगी आराम से जियो। शौर्य उनकी गोद में सिर रखकर बोला, ऐसा आपको क्यों लगता है माँ? क्या दिया ने आपसे ये कहा? रेवती बोली, नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है। शौर्य उनके आंसू पोंछते हुए बोला, आप जानती हैं ना माँ, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं, कितना प्यार करता हूँ आपसे। जब आपने अकेले मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, काबिल बनाया, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस तरह आपका साथ छोड़ दूँगा? आज के बाद कभी ऐसा मत सोचना। रेवती को संतुष्टि थी कि उसका बेटा उसके साथ है। शौर्य रेवती को उनकी दवाई देता है और उनको सुलाकर अपने कमरे में चला जाता है। दिया की आंखों में अभी भी आंसू थे। शौर्य उसके पास आकर बैठता है और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, क्या हुआ था घर में आज? दिया रोते हुए बोली, सॉरी शौर्य, मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। शायद हमारे सास बहू के रिश्ते की दूरियां कभी कम नहीं हो पाएगी। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पाएगा। शायद मैं माँ को अपनी बात समझा ही नहीं पाती हूँ। मैं कुछ और कहती हूँ और वह कुछ और समझती हैं। दिया ने अपना पूरा दर्द शौर्य को सुना दिया था। वह उसके कंधे पर सिर रखकर सिर्फ रोए जा रही थी। शौर्य ने उसे चुप कराया और उसके सोने के बाद खुद छत पर आकर बैठ गया।
रेवती और दिया ने तो शौर्य को बताकर अपना मन हल्का कर लिया था, लेकिन शौर्य किसे बताए। बाकी मर्दों की तरह उसने भी अपने आंसुओं और जज्बातों को छिपाकर अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे रेवती और दिया के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी और इसका सीधा असर शौर्य पर पड़ रहा था। वह न अपनी माँ को समझ पाता था न पत्नी को। दोनों की तकलीफ़ों को सुनना और उन्हें अपने तरीके से खुश रखने की कोशिश करता, पर उसका खुद का क्या, वह तो दोनों तरफ से फंस चुका था। ऑफिस में भी काम पर मन नहीं लगता था। दिन भर यही सोचता कि कैसे भी वह अपने परिवार को खुश रख सके। एक दिन शौर्य ऑफिस में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसका एक दोस्त उसके पास आकर बैठता है। वह शौर्य को गुमसुम और चुपचाप देखकर बोला, शौर्य क्या हुआ तुम कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो। शौर्य का कोई जवाब नहीं पाकर उसका दोस्त फिर से बोला, शौर्य तुम वही शौर्य है ना जो कॉलेज में रोते हुए को भी हंसा देता था, जिसके पास सबकी प्रॉब्लम का सलूशन होता था। शौर्य उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, वह वक्त अलग था करण, अब सब कुछ बदल गया है। जिस शौर्य के पास सबकी प्रॉब्लम का सलूशन होता था, आज उसके पास खुद की प्रॉब्लम का भी हल नहीं है। जो सबको हंसाया करता था, आज वह अपने परिवार को भी खुश नहीं रख पा रहा है। करण उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या बात है ब्रो, प्लीज़ मुझसे तो मत छुपा। शौर्य करण को सब कुछ बता देता है। करण कुछ सोचकर बोला, ये केवल तुम्हारे घर की प्रॉब्लम नहीं है शौर्य, हर परिवार की यही प्रॉब्लम है, बस अपने घर की है और दूसरों की दिखती नहीं है। इस रिश्ते में कभी मिठास नहीं हो सकता। शौर्य उदासी से बोला, लेकिन मैं उन्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता। करण बोला, इसके लिए तो तुम्हें या तो दिया को डिवोर्स देना होगा या अपनी माँ को छोड़ना होगा। शौर्य तो उसकी बात सुनकर ही हैरान था। उसने अपने दोस्त से इस तरह के जवाब की उम्मीद भी नहीं की थी। शौर्य करण को हैरानी से देखते हुए बोला, तुम होश में भी हो, क्या बोल रहे हो? वह दोनों मेरी ज़िंदगी है। उस माँ को छोड़ दूँ जिसने बिना बाप के बेटे को अकेला पाला और उसको खुद के पैरों पर चलने के काबिल बनाया। 6 साल का था मैं जब पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। दादा दादी चाचू किसी ने मेरी जिम्मेदारी नहीं ली थी। मेरी माँ ने बहुत सी तकलीफ़ों को सहा है, लेकिन कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया। चाहे खुद रोती रही, लेकिन कभी मुझे नहीं रोने दिया। उस माँ को छोड़ दूँ मैं, या उस पत्नी को जिसने मेरे सिर्फ एक बार कहने पर अपना सब कुछ छोड़ दिया। वेल एजुकेटेड होने के बाद भी अपने सपने, अपना करियर सब छोड़ दिया, केवल मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए। और नहीं कभी मुझसे शिकायत की। खुद से पहले मेरे और माँ के बारे में सोचती है। आज तक कुछ नहीं मांगा उसने मुझसे। उस पत्नी को छोड़ दूँ? मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, इनमें से किसी को नहीं छोड़ सकता। करण मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ भाई कि दोनों तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और यह भी पता है कि वह दोनों भी एक दूसरे की फिक्र करती हैं, लेकिन वह समझ नहीं पा रही। तुम्हें उन्हें एक दूसरे की कीमत समझानी होगी। शौर्य को बहुत कुछ समझ आ रहा था। वह कुछ देर करण से बात करता है और अपने घर आ जाता है। शौर्य सीधा अपनी माँ के कमरे में आता है। वह उनके पास आकर बोला, माँ मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। रोती को शौर्य के चेहरे की उदासी साफ नज़र आ रही थी। वह घबराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, क्या बात करनी थी? मैं दिया को डिवोर्स दे रहा हूँ, शौर्य ने एक सांस में अपनी बात कह दी। यह सुनते ही रेवती के हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है। आवाज़ सुनकर दिया भी आ जाती है, लेकिन वह कमरे के बाहर ही खड़ी थी। शौर्य ने फिर अपनी बात दोहराई, हाँ माँ, मैं दिया से डिवोर्स चाहता हूँ। रेवती ने शौर्य के गाल पर थप्पड़ रख दिया और उसकी कॉलर पकड़कर बोली, वह पत्नी है तुम्हारी, शादी की है तुमने उससे, कोई खेल नहीं खेला। शौर्य उनसे थोड़ा दूर जाकर बोला, मुझे पता है माँ कि वह मेरी पत्नी है, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। बाहर खड़ी दिया इस वक्त पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन वह हिम्मत करके वहीं खड़ी थी, यह जानने के लिए कि शौर्य उसे तलाक क्यों देना चाहता है।
रेवती गुस्से में शौर्य से बोली, क्यों देना चाहते हो तलाक? क्या नहीं किया उसने तुम्हारे लिए? अपनी इच्छा, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर वह इस घर में आई है। एक पत्नी होने का हर फर्ज उसने पूरी तरीके से निभाया है और जीते जी मैं तुम्हें उसे तलाक नहीं देने दूंगी। शौर्य बोला, शादी के बाद लड़की केवल पत्नी नहीं बनती माँ, बहू भी बनती है और मुझे नहीं लगता कि दिया आपकी अच्छी बहू बन पाई है। रेवती बोली, किसने कहा तुम्हें कि वह एक अच्छी बहू नहीं है? मैं गलत हो सकती हूँ बेटा, पर दिया नहीं, दिया कहीं नहीं जाएगी। मैं खुद यह घर छोड़कर गांव चली जाऊंगी। हिम्मत भी मत करना दिया को तलाक देने की। शौर्य बिना उनकी तरफ देखकर बोला, मैंने फैसला ले लिया है माँ, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। दिया रेवती और शौर्य की बातें सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या खुश हो, क्योंकि रेवती उसका पक्ष ले रही थी। वह अपने कमरे में आ जाती है। कुछ देर में शौर्य भी अपने कमरे में आता है। उसके पीछे पीछे रेवती भी आती है, लेकिन उसने अंदर जाना ठीक नहीं समझा तो वह बाहर ही खड़ी हो गई। शौर्य कुछ बोलना चाहता था, लेकिन कैसे कहे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिया समझ रही थी कि शौर्य उसे क्यों नहीं बता रहा, इसलिए वह खुद उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। शौर्य उसकी तरफ देखता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। तो दिया उसके पास आकर बोली, कुछ कहना चाहते हो? शौर्य उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ, मैंने सोचा है कि माँ को गांव भेज देते हैं। उनकी दवाइयाँ, पैसे वगैरह हम यहाँ से भेज देंगे और तुम भी फिर से अपना कैरियर शुरू कर सकती हो। रेवती बाहर से शौर्य की बातें सुन रही थी। उसका बेटा ऐसा कह सकता उसने कभी सोचा भी नहीं था, पर वो खुश थी कि अब वह दिया को तलाक नहीं देगा। दिया हैरानी से शौर्य की तरफ देखकर बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए शौर्य? अपनी माँ को दूर भेजना चाहते हो? शौर्य, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों एक साथ रहो। दिया बोली, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था शौर्य कि मैं तुम्हारी माँ को तुमसे दूर करूं। मैंने हमेशा कोशिश की कि माँ को कभी ऐसा नहीं लगे कि मैं उनसे उनका बेटा छीन रही हूँ। भले ही मेरी और माँ की सोच नहीं मिलती हो, हम दोनों एक दूसरे से नाराज रहते हो, मगर मैंने कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचा। हर लड़की की तरह मेरे भी सपने थे कि मैं भी जॉब करूं, अपने हस्बैंड के साथ वेकेशन पर जाऊं। लेकिन तुमने जब मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी माँ का हमेशा ध्यान रखूं, उन्हें किसी की कमी महसूस नहीं होने दूं, तब से मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मैं उन्हें खुश रख पाऊं। लेकिन हमारे समाज की वह एक दकियानूसी सोच न बहू बेटी बन सकती है, न सास माँ बन सकती है, ने कभी इस रिश्ते को खूबसूरत नहीं बनने दिया। शौर्य बोला, तो तुम क्या चाहती हो? दिया उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, यही कि मैं अभी यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। याद रखना शौर्य कि एक अच्छा पति वही बन सकता है जो पहले एक अच्छा बेटा हो। जो अपनी माँ बाप का नहीं हो सकता, वो इंसान पत्नी का भी कभी नहीं हो पाएगा। इतना कहकर दिया चुपचाप अपना सामान पैक करने लगती है। शौर्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था कि दिया उसकी पत्नी है। उसकी सोच माँ के लिए बिल्कुल पाक है। फिर भी वह दिया को जाने से रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी माँ और पत्नी के बीच एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत करना चाहता था। रेवती दिया की बातें सुनकर अपने कमरे में आ जाती है और दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठकर रोने लगती है। उसे खुद पर ही घिन आ रही थी कि उसने दूसरों की बातों में आकर अपनी उस बहू को ही नहीं समझा, जिसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक अपना सब कुछ केवल उसके लिए छोड़कर जा रही है। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दिया के पास जाकर उससे बात कर सके, उसे रोक सके। दिया अपना सामान लेकर बाहर आती है और रेवती के बंद कमरे की तरफ देखती है। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर खुशी थी कि कहीं न कहीं रेवती भी उसे अपना समझती है। दिया घर से निकल जाती है। शौर्य केवल उसे जाते हुए देख रहा था। वह खुद से ही बोला, सॉरी दिया, लेकिन तुम्हारी इस बार की कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। तुम जल्द अपने घर वापस आओगी। अगले दिन रात को शौर्य रोज की तरह छत पर बैठा अपनी ही सोच में गुम था। तभी उसके पास रेवती आकर बैठ जाती है।
शौर्य उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोला, माँ आप यहाँ सोई नहीं अभी तक? अपने ही बेटे का घर उजाड़ कर एक माँ सो सकती है? रेवती ने उदास होकर कहा। शौर्य बोला, आपने कुछ नहीं किया माँ, इतना मत सोचो, चलिए नीचे, अभी आपने खाना भी नहीं खाया। दिया के हाथ के खाने के अलावा किसी खाने में स्वाद लगता ही नहीं। मुझे तो दवाइयों का भी नहीं पता कि कब कौन सी लेनी है। यह भी नहीं मालूम कि घर में महीने का कितना राशन आता है। नहीं मालूम कि घर में बिजली का बिल कितना आता है। घर की खुशियाँ किस चीज़ में है? मेरे बेटे की खुशी किस बात में है? रेवती रोते हुए बोले जा रही थी। मैं दिया के घर जाऊंगी, अपनी बहू को लेने नहीं बल्कि अपनी बेटी को उसके घर वापस लाने, रेवती में मुस्कुराते हुए कहा। शौर्य के चेहरे पर आज अलग ही खुशी थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। वह रेवती के गले लगकर बोला, थैंक यू माँ, आपको नहीं पता कि आपने दिया को अपनी बेटी कहकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं हमेशा आप दोनों को खुश देखना चाहता हूँ कि आप दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बने। आप दोनों मेरी लाइफ की स्पेशल लेडीज हो। थैंक यू माँ। रेवती अपना हाथ शौर्य के हाथ में रखकर बोली, मैं वादा करती हूँ तुमसे, दिया ने मेरे लिए जितना किया मैं उसके लिए उसका दुगना करूँगी। कभी वह मुझसे नाराज़ भी हो जाएगी तो माँ का हक जताकर उसे वापस मना लूँगी। उसकी तबीयत खराब हुई तो माँ की तरह पूरी रात उसका ख्याल रखूँगी। उसके लिए वह सब कुछ करूँगी जो उसकी खुद की माँ उसके लिए करती। एक माँ अपनी बेटे के लिए जो करती है वह सब कुछ करूँगी। आगे से किसी और की बात सुनकर अपनी सासगिरी नहीं दिखाऊंगी। शौर्य हंसते हुए बोला, ऐसे तो मेरा प्यार बढ़ जाएगा माँ। रेवती भी उसकी बात पर हंसने लगती है। अगले दिन सुबह दिया अपने मम्मी पापा के घर पर सबके साथ बैठी थी। उसने वहाँ की कोई बात यहाँ नहीं बताई थी, बस इतना कहा था कि कुछ दिनों के लिए वह यहाँ आई है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शौर्य और रेवती उसे लेने जरूर आएंगे। कुछ देर में दरवाजे की बेल बजती है तो दिया का भाई उठकर दरवाज़ा खोलता है। सामने रेवती और शौर्य खड़े थे। दिया उन्हें देखकर ही खुश हो जाती है। सब उठकर उनके पास आते हैं और उन्हें अंदर लेकर आते हैं। सबकी बातें करने के बाद रेवती उठकर दिया के पास आकर बोली, अपनी बीमार सास को कौन अकेला छोड़कर आता है, यह मालूम होते हुए भी कि उन्हें दवाइयाँ भी टाइम पर लेना नहीं आती। इतना कहते ही रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिया भी रोते हुए उनके गले लग जाती है। शौर्य के अलावा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रेवती दिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आज तुम्हें तुम्हारी सास नहीं बल्कि तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है। चलोगी ना मेरे साथ हमारे खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत के लिए? दिया मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और अपना सामान लेने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में वह अपना सामान लेकर बाहर आती है और अपने परिवार से मिलकर रेवती और शौर्य के साथ वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। कुछ दिनों बाद शौर्य और दिया डाइनिंग टेबल पर बैठे रेवती का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में वह अपने कमरे से बाहर आती है। उनके हाथ में एक लिफाफा था। वह दिया के पास आकर वह लिफाफा उसे थमाते हुए, एनजीओ के पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, कल से अपना काम स्टार्ट कर लेना। शौर्य और दिया हैरानी से देखते हैं तो वह बोली, हाँ मैंने ही बनवाया है। एक बार सुना था तुम्हारी मुंह से कि तुम अपना खुद का एनजीओ स्टार्ट करना चाहती हो, तो मैंने अपने अकाउंट में जितने पैसे थे उनमें यहीं पास में एक फ्लैट खरीद लिया और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा लिया। आज शौर्य का अपनी माँ के लिए सम्मान और बढ़ गया था। दिया उनके पास आकर बोली, लेकिन माँ आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए और आप घर पर अकेली कैसे रहेंगी? अकेला कौन रहेगा बेटा, एनजीओ के 7 मेंबर्स में एक मैं भी हूँ, वही तुम्हारे साथ रहूँगी और वहाँ तू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, रेवती ने मुस्कुराते हुए कहा। दिया उनके गले लगकर बोली, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। शौर्य दोनों को खुश देकर खुश था, क्योंकि जो खूबसूरत रिश्ता वह अपनी माँ और पत्नी के बीच बनाना चाहता था वो बन गया था। वह अपना खाना खत्म करके बाहर आता है और किसी को कॉल लगाता है, हेलो करण, थैंक यू यार, आज ऑफिस नहीं तू मेरे घर आएगा, माँ और दिया के खास दिन को सेलिब्रेट करने। करण
सामने से बोला, ओके ब्रो, आई एम कमिंग सून। शौर्य मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन रखता है और अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, सास बहू का रिश्ता, जिसका नाम होते हुए भी वह गुमनाम है। वक्त बदल रहा है और उसके साथ रिश्ते भी, लेकिन इस रिश्ते में आज भी कोई खास बदलाव नहीं है। हम अपने देश की कमियां ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन असली कमी हमारे घर में है, जो परिवार को अंदर से खोखला बना रही है। गलत कोई नहीं होता, बस जनरेशन डिफरेंस जो इस रिश्ते की नींव को कमज़ोर बना रहा है। और इन सब के बीच फंसता एक बेटा और पति। हर कहानी शौर्य जैसी नहीं होती। एक औरत अपना दर्द, अपने इमोशंस आदमी के साथ बांट सकती है, लेकिन वो आदमी, क्या उसे तकलीफ़ नहीं होता? उसके इमोशन नहीं होते हैं, पर शायद हम समझ नहीं पाते कितनी तकलीफ़ होती होगी उसे, जब उसकी ज़िंदगी की दो खास औरतें अलग अलग राह पर खड़ी होंगी और उसे उनमें से किसी एक की तरफ से बोलना हो। जब लड़कियों और औरतों की बात आती है तो किताबें भी रोने लगती है, लेकिन बात अगर एक लड़के की तो किताबें भी उसे कायर कहेगी। खैर, आज वक्त है हर रिश्ते को खूबसूरत बनाने का, फिर चाहे वो कोई सा भी हो।